अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। फौजी अदालतों ने सानहा 9 मई में मुलव्वस 25 मुजरमान को सजाएं सुना दी। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुल्ज़मान को सजाएं सुनाई हैं और सजा पाने वाले मुल्ज़मान को कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए तमाम कानूनी हकूक फराहम किए गए। जबकि एलामिया जो आया है उसमें यह भी कहा गया है कि नफरत और झूठ पर मबनी एक पहले से चलाए गए सियासी बयानी की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तनसीबात बशमूल शोहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए और उनकी बेहुरमती की गई। इस यौम स्याह के बाद तमाम शवाहिद और वाक़यात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई और मुलव्वस मुल्ज़मान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। ISPR का यह भी कहना था कि 9 मई की सजाएं उन तमाम लोगों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है जो चंद मुफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। एलामिया में यह भी कहा गया कि सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। रियासत पाकिस्तान मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाए। आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक भी है। PTI ने दूसरी तरफ इन फौजी अदालतों से आम शहरियों की सजाओं को मुस्तरद करते हुए इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि फौजी अदालतें सिविलियंस को सजा नहीं सुना सकती। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि इन ट्रायल्स में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, फैसले को हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। लेकिन वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जो कारकुन इस्तेमाल हुए कानून के हाथ उनके गिरेबान तक पहुंचने हैं। भयानक दिन के मंसूबा साजों पर हाथ डालने तक इस सिलसिले का इख्तिताम नहीं होगा और ऐसे अनासिर जो है वो वतन दुश्मन के हौसले बढ़ाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तर्र ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि 9 मई का मंसूबा साज जो थे वो बानी PTI थे और सानिया के मास्टर माइंड को भी कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी जानिब रावलपिंडी के अडयाला जेल में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत के दौरान मजीद 3 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ये फर्द जुर्म जैन कुरैशी, राजा नासिर महफूज और राजा शहबाज पर आयद की गई है। मजमूई तौर पर अब 116 मुल्ज़मान पर इस केस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। समाअत के मौके पर इमरान खान को भी कमरा अदालत में पेश किया गया और हालिया दिनों में 9 मई के वाक़यात में गैर मामूली तेजी भी देखी गई है। इससे पहले लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने भी कई मुल्ज़मान के खिलाफ जो है वो फर्द जुर्म आयद की थी। अब आज आने वाला जो फैसला है इसके सियासी पहलू भी हैं जिन पर हम प्रोग्राम में आगे बात करेंगे, लेकिन कानूनी नुक्ते भी इसमें बहुत सारे हैं क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट को भी अभी फैसला करना है और पहले सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने इन फौजी अदालतों को कलअदम करार दिया था। इसके कानूनी पहलुओं पर बात करने के लिए 2 मुमताज कानूनदान इस वक्त मेरे मौजूद हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हाफिज एहसान अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और आबिद जुबैरी साहब साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो मेरे साथ हमें लिंक के जरिए ज्वाइन करें। आबिद जुबैरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं हाफिज साहब आपसे पहले गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। एक कंडीशन अभी भी इस फैसले के साथ है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट को भी इसके ऊपर आईनी बेंच को डिसाइड करना है। उस कंडीशनैलिटी से क्या इस फैसले की एग्जीक्यूशन पर और इन सजाओं पर कोई फर्क पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि ये जो फैसला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जो 13 दिसंबर को एक बेंच ने किया था, ये बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं था। ये वो बेंच था जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के नीचे जो बना था और उसी की कंटिन्यूटी थी कि जिसके अंदर 26वीं आईनी तरमीम के बाद बेंच ने अपने आप को कंटिन्यू किया जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कॉम्पोजिशन थी और वो बेंच की उसकी कंटिन्यूशन है जिसने 13 दिसंबर 2023 को वो जो 23 अक्टूबर 2023 की जजमेंट थी उसको सस्पेंड किया था 6 मेंबर्स बेंच से। उसके अंदर सिर्फ एक जो मेंबर है जो जस्टिस शाहिद बिलाल है उनका भी इसके अंदर इजाफा हुआ है। अब दूसरी रहमान सिचुएशन ये है कि 1967 से लेके 2023 तक जो 9 मई है और उसके बाद 23 अक्टूबर 2023 है, पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक आप सिविलियन जैसे जो पाकिस्तान के रेगुलर मिलिट्री एम्प्लॉयज नहीं है आप उनको ट्राई कर सकते हैं अगर वो पाकिस्तान के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का या मिलिट्री लॉज की वायलेट करते हैं। उसके अंदर आपके रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स भी हैं, उसके अंदर आपके एलियन एनिमीज भी हैं, उसके अंदर आपके जो है जो सिविलियंस आर्मी के अंदर काम कर रहे हैं या सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर काम कर रहे हैं, या उसके बाद आम आदमी जो है जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ या पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर जाता है। ये 67 से लेके जो है आज तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है
इन लॉज को ट्राई करती रही हैं और इन लॉज के मुताबिक सजाएं देती रही हैं। और एक ही दफा 1975 के अंदर आया कि क्या ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं ये इंट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 5 मेंबर्स बेंच ने 1975 के अंदर कहा कि ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं ये इंट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इससे कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का इफेक्ट नहीं है, इससे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं, इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन। उससे लेके आज तक यानी कि 23 अक्टूबर था, हर दौर के अंदर जो थे वो सिविलियंस जो इन लॉज की वायलेशंस करते थे, जिनकी मैंने कैटेगरी आपसे कही है 2D1 या 2D1 सिविलियंस में वो लोग भी शामिल, उनके अलावा भी लोग थे। एक तो सिविलियंस वो कंसिडर होते हैं जो रिटायर हो गए रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस के प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं जहां पर रिटायरमेंट के बाद किसी पर मिलिट्री कोड का इतलाक हुआ, तो इसमें उनके अलावा भी लोग शामिल। उनके अलावा भी ना देखें, अगर आप गलभूषण को अगर आपने ट्राई किया है तो वो भी तो सिविलियंस है ना। या उसके बाद ये है कि अब पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं या जो चाइनीज के ऊपर अटैक उन एरियाज के अंदर है जहां के ऊपर आर्मी ने उन्हें सेफ कवर दिया, या आपकी जो बेसिस है नेवल बेस है या दूसरी जगह है या गवादर है, तो उसके अंदर भी कोई भी शख्स जो है वो अगर करता है तो उसके अंदर अब ये कि ये रहमान कभी भी बहस नहीं रही थी कि सिविलियंस का ट्राई मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हो सकता है या नहीं हो सकता। ये सारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के दौर के अंदर सिविलियन जो इस कैटेगरी के अंदर थे जो स्पेसिफिक लॉ की वायलेशंस करते थे उन्हें ट्राई किया, वो चाहे पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, पीएमएलएन है। पीटीआई के दौर के अंदर ऑलमोस्ट 25 लोग ऐसे थे जिनको आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया। उसके बाद 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई जिसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि 67 के लॉ के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट जब इंट्रा वायरीज कर रही थी, लेकिन उसके बाद जो ओवर एंड अबव गए और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उस अमेंडमेंट को भी जो है वो इंट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का और उसे सेट असाइड नहीं किया। अब मैं समझता ये हूं कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक डिबेट छेड़ी है उस चीज के अंदर कि जिसको ऑलरेडी एक सेटल्ड इशू था जो पाकिस्तान के अंदर 62 साल से चल रहा था, उसको उन्होंने जाके रिट्रोस्पेक्ट, अब देखे ना कि उस वक्त से लेके आज तक जो है कितने मिलिट्री ट्रायल्स हुए, कितनी कन्विक्शंस कंफर्म की गई इसी सुप्रीम कोर्ट ने 5 मेंबर्स बेंच से लेके 14 मेंबर्स तक। तो वो जो एक एक्टिविटी आई थी 9 मई के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जिसके अंदर कुछ 2D1 को इवन चैलेंज भी नहीं किया गया था, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने रिट्रोस्पेक्टिवली जो है वो एक वैक्यूम क्रिएट किया, जो है वो कर दिया। नहीं, वो स्ट्राइक डाउन जब किया, अब वो स्ट्राइक डाउन जो है उसको पाकिस्तान के एपेलेट बेंच ने सस्पेंड किया है। और सस्पेंशन का मतलब उस जजमेंट का यह है कि आपके लॉ रिवाइव है, इसीलिए 13 दिसंबर 2024 को उन्होंने अलाउ किया है कि आप इन सेंटेंसेस को जो है आबिद ज़ुबैरी साहब, मैं इसका जो ज्यूरिसडिक्शन का सवाल है, एक कंडीशनल इजाजत दी गई है, लेकिन इसमें एक लीगल आर्गुमेंट यह भी बनता है कि जब आप कंडीशनल इजाजत दे रहे हैं तो आपने एक तरह से मिलिट्री कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन मान ली। जब ज्यूरिसडिक्शन मान ली तो फिर आपने जो है वो उनकी एक हैसियत जो थी उसको तस्लीम भी कर लिया। आपके ख्याल में क्या इन फैसलों का और ये जो स्टे ऑर्डर वेकेट हुआ था इसका मतलब फिर ये है कि ये ज्यूरिसडिक्शन को तस्लीम कर लिया गया है कहीं ना कहीं किसी हद तक? हमारे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता ये बात कि उसको तस्लीम कर लिया गया। उन्होंने कंडीशनल उनको इजाजत दी क्योंकि वहां लोगों का प्रेशर था। हफीजुल्लाह नियाजी आके खड़े हो जाते थे, क्योंकि मैं खुद वकील हूं उस केस के अंदर। हफीजुल्लाह नियाजी साहब कहते थे कि भाई इनको होने दें फैसले, ताकि अगर उनको सजाएं होनी है तो सिविल प्रिजन में चले जाए, कोई अडियाला चले जाए, कोट लखपत इधर उधर चले जाए, ताकि इनकी तहवील से निकल जाए फौजियों की। तो ये उनका बड़ा प्रेशर था उन लोगों का, और तो उन्होंने इस वजह से उसको मॉडिफाई कर दिया। वरना हमारा कहना तो ये था कि जी सिविलियन का ट्रायल ही नहीं हो सकता। दूसरी बात, 2-3 चीजें, कुलभूषण जो है ना सर, वो कुलभूषण एक नेवल ऑफिसर था, वो सिविलियन नहीं था। नंबर 1, इंडियन नेवी का ऑफिसर था वो। तो ये कह देना कि वो सिविलियन था, उसका सिविलियन ट्रायल हुआ, वो स्पाई था। और स्पाई का ट्रायल बिल्कुल आप उसको पाकिस्तानी सिविलियन से कंपेयर नहीं कर सकते, नंबर 1 बात। और दूसरी बात है कि सस्पेंशन ऑफ द जजमेंट जो सस्पेंड होती है उसका मैं अभी भी हाफिज साहब को बता चुका हूँ, फिर मैं उनकी बड़ी मुद्दबाना अदब के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि सस्पेंशन का ये मतलब नहीं होता कि लॉ रिवाइव हो गया। एज ऑफ टुडे इसके ऊपर ये जो 2D1 और 2 जो कानून कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था वो अभी तक स्ट्राइक डाउन है, वरना तो फिर केस में रह क्या गया। तो सस्पेंशन का ये मतलब थोड़ी होता है कि वो जो चीज होती है रिवाइव हो जाती है। तो ये कोई अमेंडमेंट थोड़ी है कि अमेंडमेंट हुई और वो रिवाइव हो गई जब वो लॉ खत्म हो गया। तो ये इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि इस तरह से कि जी लॉ रिवाइव हो गया। इस वक्त कोई सिविलियन का ट्रायल हो सकता। हमारा मुद्दा यही है कि सिविलियन का ट्रायल, उनका ट्रायल एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में होना चाहिए, वहां प्रोसिक्यूशन भी गवर्नमेंट को ही करनी है, वहां एविडेंस। और दूसरी बात है देखिए जो मेन
1975 की जो ये बात करते हैं कानून की, उस वक्त वो 1962 के आइन के तहत एफबी अली का केस था, वो सारे रिटायर्ड फौजी अफसरान थे, तो कोई सिविलियन उसमें वैसा नहीं था कि जैसे मैं और आप या कोई और हो, वो फौजी ऑफिसर थे और उनके ऊपर इल्जाम यह था कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है मिलकर फौजियों के साथ एक गवर्नमेंट को खत्म करने की। तीसरी बात, उस वक्त बुनियादी हुकूक सस्पेंडेड थे पाकिस्तान में भुट्टो साहब के जमाने में सर। तो ये चीजें भी आपको मद्देनजर रखनी पड़ेंगी उसको। और आप लेकिन जुबैरी साहब इसमें जरा गुजारिश सुनिएगा, एक तो प्रेसिडेंट्स की जहां पर बात हो रही है उस पर तो आपने खुद थोड़ी सी बात कर दी, लेकिन ये लॉ तो बाहर तौर पर जो है वो मौजूद था, और फिर एक बड़ा सवाल ये है कि उन लोगों को ट्राई किस तरह से किया जाए जो मिलिट्री ज्यूरिसडिक्शन में या कैंट की हदूद के अंदर जो है या फौजी तनसीबात पर जो है वो हमला करते हैं। क्या उनका ट्रायल भी जो है वो आम अदालतों में जो है वो होना चाहिए या उनको मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया जा सकता है या नहीं? क्योंकि ये कानून तो ये कहता था कि उनका ट्रायल जो है वो फौज ही करेगी या उनके मामलात जो कानूनी मामलात है उनको फौजी सेटअप ही देखेगा। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। 21D के अंदर भी और आइन का आर्टिकल 8 सब क्लाउसी में भी लिखा हुआ है कि उसके डिसिप्लिन के अंदर कोई अगर मुदाखलत करेगा या उनके परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज में कोई मुदाखलत करेगा तो फिर आपको दैट मीन्स उसके अंदर एक नेक्सस होना चाहिए सिविलियन का किसी फौजी के साथ, या इस तरह से जो हमला वगैरह करने का था। उनका टेररिज्म कोड का क्या मतलब है? टेररिज्म कोड का मतलब है कि टेररिज्म कोड्स है जिसके अंदर ये सारे लॉज लगते हैं, उसके उनका ट्रायल होता है। लेकिन देखिए बात जो होता है मिलिट्री कोर्ट्स का जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है उसको वो फौजी चलाते, वो फौजी जज बन के बैठे होते हैं। उनके अंदर ट्रायल में कह देना कि ये वकील कर लो, ये कर लो, क्या होता है? आप मैं पूछूंगा हाफिज साहब, कभी इन्होंने मिलिट्री कोर्ट की कोई जजमेंट देखी है लिखी हुई कि उन्होंने एविडेंस किया, कानून शहादत को फॉलो किया, उन्होंने कोई सवाल डिसअलाउ किया, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे हो, क्या एविडेंस की कोई चीज इन्होंने देखी है? आज तक मैंने तो नहीं देखी। ये बड़े वकील हैं, इन्होंने जरूर देखी होगी। अगर है तो हमें बताएं कि उसका जजमेंट भी क्या होती है, गिल्टी और नॉट गिल्टी, कोई रीजंस भी नहीं आते, और उसकी अपील भी जाती है चीफ आर्मी स्टाफ के पास। तो मतलब कि वहां से लेकिन जुबैरी साहब फाइंडिंग्स हैं वो दिखाई जाती हैं। अभी ये नेवी के जिन लोगों का केस था वो उनको दिखाई गई हैं, मतलब आई डोंट नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उनको कॉपी हैंडओवर नहीं की गई लेकिन उनको कॉपी जो है वो दिखाई गई। आप बताइए, फर्स्ट हुआ हाईकोर्ट ने पहले सस्पेंड किया और उसके बाद उन्हें अलाउ कर दिया और वो सारे के सारे कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। जी जी देखिए जो वो देखिए ऑफिसर से मैं उनकी बात नहीं कर रहा। बेसिक प्रिंसिपल होता है हमारे कानून का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कि एक मुलजिम जो होता है वो इंटाइटल्ड होता है कि सारे डॉक्यूमेंट जो पुलिस के पास है वो देखे, उसको जो एविडेंस उसके सामने आती है, जो भी चाहती है उसका हक होता है उसको देखे, उसकी कॉपीज ले। ये हमारा 265 आर्टिकल सेक्शन 265 क्लियर कहता है। मुझे नहीं मालूम कि वहां क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अप्लाई किया गया, उसको कॉपीज दी, और मेरा हक है मैं चैलेंज, फर्स्ट आपके खिलाफ फैसला हो जाता है, आप कैसे उसको चैलेंज करेंगे जब आपके कॉपीज ही नहीं होंगी? आप जजमेंट का क्या, किस वजह से उसने सजा दी 10 साल की उठा के किसी को? देखिए जिन्होंने 9 मई किया उनको सजा जरूर होनी चाहिए। सिर्फ हमारा मुद्दा यह है कि उनका ट्रायल टेररिज्म कोर्ट में करें, एविडेंस लाएं, और जो जिन्होंने सजा की है उसको हिसाब से उसकी सजा होनी चाहिए। जो कुछ 9 मई में हुआ कोई उसको नहीं कर सकता कि ये बात सही हुई। जी राइट, ठीक है। लेकिन इसमें एहसान साहब ये जो अब ये 2 पैरेलल मामला चल रहे हैं, कुछ तो केसेस के हमने डिसीजन आज देखी जो मिलिट्री कोर्ट से आई है, लेकिन बहुत सारे केसेस एंटी टेररिस्ट कोर्ट में भी जो है वो पेंडिंग है। यहाँ वाला फैसला, यहाँ जो प्रेसिडेंट होता है, यहाँ जो कार्रवाई होती है, यहाँ जो कन्फेशंस हैं, क्या इसका असर उन केसेस पर पड़ सकता है या वो बिल्कुल एक पैरेलल एक अलग से सिस्टम चल रहा है और इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? रहमान, एक तो ये है कि जो भी जब जुरिसडिक्शन को आप इन्वोक करते हैं, अगर किसी केस के अंदर आपने पाकिस्तान आर्मी एक्ट को इन्वोक किया है तो उसका सारा प्रोसेस उसी तरह चलेगा, और उसी आर्मी एक्ट के अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का भी जिक्र है, कानून शहादत का भी जिक्र है। और ये कोई पहली दफा नहीं है, ये आप देखें ना, मैंने आपसे कहा है कि 75 से लेके आज तक जो है पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के अंदर या एज एपलेट कोर्ट्स जो है इन जजमेंट्स को देखती रही हैं, उन पे फाइंडिंग्स देती रही हैं और उनको कभी सेट असाइड करती रही हैं, कभी ओवरटर्न करती रही, कंफर्म करती रही हैं। दूसरा ये है कि अगर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, सस्पेंशन ऑफ जजमेंट जो है जो 13 दिसंबर
नंबर की है, अगर वो उससे लॉ जो है वो रिवाइव न होता तो फिर 13 दिसंबर 2024 को इस 7 मेंबर्स बेंच को क्या जरूरत पेश आ गई कि उन्हें कहा कि आप सेंटेंसेस अनाउंस करें। यानी कि एक तरफ अगर वो लॉ रिवाइव हुआ है तो सेंटेंसेस जो है वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के 7 मेंबर बेंच ने कहा है ना कि आप उसे अनाउंस करें। तो लिहाजा ये है कि सस्पेंशन ऑफ जजमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उस जजमेंट से पहले जो है वो आपकी रिवाइव करेगी। बाकी उसकी इंटरप्रिटेशन जो भी आपका ख्याल है, आप कह रहे हैं अगर रहमान न होता तो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का 7 मेंबर बेंच कभी भी नहीं कहता कि आप इन जजमेंट्स को अनाउंस करें। अब दूसरा उसके अंदर यह है कि जब जजमेंट अनाउंस आ गई हैं तो अब अगला प्रोसेस है। अब अगला प्रोसेस ये है कि ये आपने पार्डन के लिए भी जा सकते हैं बिफोर द कंफर्मेशन, जो सेक्शन 119(20) के नीचे है। और अगर इनकी सजाएं कंफर्म हो जाती हैं, ये रिमिशंस इनको देते हैं। देखा ना कि आपको 103 में से जो पहले 18 गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उनकी सजाएं पूरी हो गई हैं तो आप उनकी सेंटेंसेस को अनाउंस करें। तो आपने देखा कि फौरन वो लोग घरों को आ गए। अब 85 में से 85 में से 25 जो हैं वो रह गए, 60 अभी रह गए। अब ये है कि जो बाकी उनकी भी आएंगी। इसका ये है कि ये 133(b) के नीचे जाके कोर्ट ऑफ अपील के अंदर जा सकते हैं, उसके बाद ये हाई कोर्ट में आ सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उसके बाद उसकी रिव्यू के अंदर जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज मुझे बताइए, आप कह रहे हैं लॉ को तो उसकी एग्जिस्टेंस को मान लिया गया क्योंकि फैसला सुनाया भी गया। जुरिस्डिक्शन जो मैंने जुबैरी साहब से भी पूछा, कहीं जुरिस्डिक्शन भी तस्लीम कर ली गई है आपके ख्याल में, या वो अभी मामला सुप्रीम कोर्ट को देखना है, वो सेटल होना है? बात ये है कि जुरिस्डिक्शन जो है वो इन लॉज की या इनके ऊपर जजमेंट्स जो है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट 23 अक्टूबर 2023 तक मानती रही है। कोई भी एक जजमेंट ऐसी नहीं आई कि जिसके अंदर उन्होंने कहा हो कि ये जो सिविलियन उसका ट्राई किया गया है उसमें बहुत सारे लोग थे, उसको सबको उन्होंने माना है। अब दूसरा उसके अंदर यह है कि अगर 23 अक्टूबर को एक जजमेंट आपके सामने आ गई है, उसके अंदर उन्होंने उन लॉज को ही खत्म कर दिया है जो 1967 के थे, बावजूद इस चीज के कि आपकी सुप्रीम कोर्ट उन्हें वैलिडेट करती रही है। अब अगर उन्हें लॉज को उन्होंने सेट असाइड किया है तो सुप्रीम कोर्ट के एपेलेट बेंच ने अगर उन्हें रिवाइव किया है तो ना इस वक्त जुरिस्डिक्शन का इशू है, ना उसका इशू जो है कि वो लॉ है नहीं। जितनी देर तक वो लॉ मौजूद है उतनी देर तक आर्मी एक्ट की या मिलिट्री कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन जो है वो अवेलेबल है। अगर वो लॉज नहीं रहते जो कंडीशनली अगर चले जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो एक्सप्लेनेशन दे देती है या कोई एक बेंचमार्क कर देती है तो फिर उसका इफेक्ट जो है वो दोनों सूरतों के अंदर आएगा। अगर एज ए होल एक्सेप्ट करते हैं तो ये चीजें रेगुलर चली जाएंगी, और अगर उसको उसके अंदर को मॉडिफाई करते हैं तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आएगा वो इन सारी चीजों के ऊपर जो आपके 18 पहले या 25 अभी है और अभी भी हो सकता है कि अगले हफ्ते के अंदर जो सेंटेंसेस जो है वो अनाउंस की जाएं तो वो सारों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल। लेकिन बुनियादी चीज ये है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला किया है तो हमने उस फैसले को भी कहा है कि फैसला तो गलत है लेकिन उसको आप चैलेंज कर सकते। अब जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करे तो फिर ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा बेंच आपका बेंच जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, जुरिस्डिक्शन नहीं है। अल्टीमेट हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, जो भी फैसला करे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है वो फैसला करना है। अब जुबैरी साहब, अगर कोई एडवर्स डिसीजन आ जाता है सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि ये सवाल तो सेट करना, और मेरा ख्याल है जो इस पर बहस हुई उसमें बेसिक क्वेश्चन तो ये है कि क्या सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो फिर इन सजाओं का, इन प्रोसीडिंग्स का आप जो है वो क्या देख रहे हैं? क्या ये खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी या फिर इनको जो है वो रेगुलर जो है वो लीगल प्रोसेस के अंदर इन लोगों को दोबारा से जाना पड़ेगा, केसेस रिमांड हो गए? अगर हाफिज साहब की बात मान ली जाए कि ये लॉ रिवाइव हो गया तो बात किस चीज ने रोका हुआ? आर्टिकल सेक्शन 59 सब सेक्शन 4 में जो और बाकी जितने मुल्जिमान थे जिनका ट्रायल एंटी टेररिज्म कोर्ट में है या उनका वहां चलान है, उनको ला ले लेते। ये रिवाइव नहीं हुआ है। सस्पेंशन का मतलब मैं फिर कहता हूँ नहीं हुआ, जुरिस्डिक्शन नहीं है, इनको सिर्फ इजाजत इसलिए दे दी गई है ताकि, लेकिन उसको अगर यही बात है, अगर वो जुरिस्डिक्शन मान लेते और कहते कि ये सही है, लॉ भी रिवाइव हो गया, तो फिर केस का हम आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं? क्या आर्ग्यूमेंट हो रहा है केस में? उन्होंने उसको कंडीशनल कर दिया कि अगर हम कल फैसला करते हैं, ये भी तो बड़ा गैर मामूली है कि कंडीशनली सुनाने की, फैसला सुनाने की जो है वो इजाजत दे दी गई। जब जजमेंट सस्पेंड भी की थी, उन्होंने कहा, उन्होंने रोक दिया था कि
सस्पेंड भी की का ट्रायल हो सकता है, लेकिन आप फैसला नहीं सुना सकते जब तक केस का फैसला ना हो जाए। लेकिन उसमें इतना टाइम लग गया, केस चला नहीं सुप्रीम कोर्ट में, कि लोगों ने वहां शोर मचाना शुरू कर दिया। हफीजुल्लाह नियाजी का आप उठा के देख लीजिए, वो हमेशा मौजूद होते थे, उनके बेटे के बेचारे वो हसान के जो हमारा दोस्त है, कि जी वो उनको फैसला करने दे ताकि अगर उनको सजा होनी है ताकि वो जेल में आ जाए। तो ये इस वजह से कोर्ट ने किया, लेकिन फिर भी उनको रोक कहा कि जो भी हम फैसला करेंगे, अगर हम फैसला करते हैं, इट इज सब्जेक्ट कर दिया उसको कि ऑफ द केस का। कल वो फैसला करते हैं कि हाई सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला सही था, तो फिर वो ये सारा जो ये ट्रायल, ये सेंटेंसेस सब कल अदम हो जाएंगी। ये लोग सब इनको जाना पड़ेगा एंटी टेररिज्म कोर्ट में, वहां जाके इनका फिर ट्रायल होगा, क्योंकि नेचुरली इनका यहाँ से खत्म होने का मतलब ये थोड़ी है कि वो आजाद हो जाएंगे। नेचुरली वो वहां उनका उनकी कस्टडी जो होगी वो सिविलियन वाले पुलिस वाले। अगर देखिए अगर प्रोसीडिंग्स ही नल एंड वॉइड हो जाती हैं, तो फिर मैं यही तो आपसे पूछ रहा था कि क्या इनके केसेस रिमांड होंगे या फिर के सामने? नहीं, मिलिट्री कोर्ट के सामने। सिर्फ मिलिट्री कोर्ट के सामने इनकी जो प्रोसीडिंग्स है। हाँ, क्योंकि देखिए उनका कस्टडी, इनकी कस्टडी फौजी ने ली थी आके, फौज ने मजिस्ट्रेट से अंडर द सेक्शन 59(4) रेड विद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो जब ये अगर कलअदम करार देते हैं, इनकी प्रोसीडिंग्स वहां होंगी, तो उनकी ये वहां ही चली जाएंगी वापस बिफोर द टेररिज्म कोर्ट, जहां इनका लास्टली राइट। हाफिज एहसान साहब, ब्रीफली, क्योंकि मैं दोबारा से वही चीज पूछ रहा हूँ, यहाँ पर जो कार्रवाई है, लेट्स से जनरल फैज वाला भी जो केस है वो भी अब इसी सेटअप के अंदर जो वो चल रहा है, यहाँ पर जो कार्रवाइयां हैं, एतराफी बयानात हैं, उनका असर जो एंटी टेररिज्म के केसेस हैं उन पर को पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता? नहीं, देखिए चीज ये है कि अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है, जो एक ऐसा फैसला जिसको रिट्रोस्पेक्टिवली पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के अंदर बैठ के 1967 की अमेंडमेंट को सेटिसाइड किया, अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को अपहोल्ड कर देती है, तो उसका मतलब फिर ये है कि ये जो सारे लोग 103 थे, इनके जो ट्रायल्स हैं या जो सारी एविडेंस है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन अगर ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको वैलिडेट कर देती है कि जी ये 4-1 का जो फैसला था वो गलत था, और अगर इन्हें फैसला करना था कि इनको अल्ट्रा वायरस करना था, तो एक लार्जर बेंच की तरफ जाना चाहिए था, चूंकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी 5-0 से वो फैसला कर चुकी थी। और इसी को जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने डिसेंटिंग नोट में कहा कि अगर हमने इससे डेविएट करना है तो हमें चीफ जस्टिस को लार्जर बेंच के लिए जाना चाहिए। अगर वो इन जजमेंट को जो 23 अक्टूबर वाली है उसे सेटिसाइड कर देती है, तो आपके लॉ की पोजीशन वही है और उसके मुताबिक चलेगा। दूसरा ये है कि जो कुछ लोग थे, वो कमांडिंग ऑफिसर ने जो सेक्शन 73 के नीचे, ये सेक्शन 93 के नीचे, उनकी कस्टडी जो थी वो एंटी टेररिज्म कोर्ट से मांगी नहीं थी। ये नहीं है कि जी आप ये कहें कि जी जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, ये तो लॉ सस्पेंड ही नहीं हुआ था, सिर्फ एक अंडरटेकिंग दी थी अटॉर्नी जनरल ने कि जी इन ट्रायल्स को जो है वो आप कंक्लूड नहीं करेंगे, हमारे फैसले का इंतजार करें, और यकदम सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो है वो कर दिया। तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ये भी तो देखेगी ना कि जो 62 साल से जो सजाएं दी गई हैं, क्या वो सजाएं जो हैं उनको रिट्रोस्पेक्टिवली पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट सेटिसाइड कर सकती है, या एक दफा जो लॉ जिसको इंट्रा वायरस कर दिया गया है उसको अल्ट्रा वायरस कर सकती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पाकिस्तान कैबिनेट, आई होप कि उसका फैसला जो है वो जल्दी आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद साहब, आबिद जुबैरी साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करो सारों, इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात में ताउन की पेशकश की है और कहा है कि मुज़ाकरात करें, हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई आएगा तो ना नहीं करेंगे, हम लोगों को पकड़ कर नहीं कह सकते कि आएं और मुज़ाकरात करें। हुकूमत की कमेटी भी बन जाएगी तो बातचीत आगे चल पड़ेगी और रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस हवाले से कहा है कि गुफ्तो शुनीद नहीं करेंगे तो फिर मामलात हल नहीं होंगे। आज वजीर आजम के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील देने जा रही है। हम वजीर आजम के D8 सरबराही इजलास से वापस आने का इंतजार कर रहे थे, जबकि गुज़श्ता रोज इसी हवाले से वजीर आजम के मुशीर
राना सनाउल्लाह ने भी ये कहा था कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने पर एक आध दिन में अहम पेशरफ्त हो जाएगी। अब साथ ही साथ अडयाला जेल में कैद इमरान खान ने जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को ज़र मुबादला ना भेजने की जो है वो कॉल तो पहले ही जो है वो दे रखी है। जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद उनके हमशीरा ने आज कहा कि बानी पीटीआई का ये कहना है कि कल से ओवरसीज पाकिस्तानी ज़र मुबादला ना भेजें क्योंकि हुकूमत की नीयत बातचीत की नहीं लग रही। अलीमा खान ने यह भी कहा कि मुज़ाकरात के आगाज पर इमरान खान अपनी कॉल वापस ले लेंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत की यकीन दहानियों पर भी अदम एतमाद का इजहार किया और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पार्टी रहनुमाओं को हुकूमत के साथ राब्तों को मजीद तेज करने की हिदायत भी की है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इससे पहले दरिया सिंध से नहरें निकालने, पंजाब में पावर शेयरिंग और मुख्तलिफ मामलात पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा और ख़ास तौर पर जो उनके गवर्नर हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए नजर आए हैं। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात है ये बड़ा आम मामला है और इस हवाले से बात हो रही है कि कहीं ना कहीं पर जो है वो ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। हुकूमती कमेटी जो है वो बन सकती है और ये हुकूमती कमेटी जो है वो मुज़ाकरात करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और तहरीक इंसाफ इससे पहले गिला कर चुकी है। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हमने बारहा कोशिश की है, हमने कमेटी भी बना दी है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की तरफ से जो संजीदगी दिखाई जानी चाहिए हुकूमत वो संजीदगी नहीं दिखा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी रहनुमा है उन्होंने भी कहा कि इसके बाद हम भी जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से कोई पेशकश नहीं करेंगे। लेकिन फिर मीडिया में ये खबरें आई कि हुकूमत की तरफ से जो है वो राब्ते किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी और कुछ बैकडोर राब्तों का जिक्र होने लगा। साथ ही साथ ये भी खबरें आई कि हुकूमत जो है वो एक कमेटी बनाने का सोच रही है और कमेटी के हवाले से वज़ीर आज़म के जो मशीर है बैरिस्टर अकील मलिक उन्होंने भी कहा कि वज़ीर आज़म के वापस आने का जो है वो इंतज़ार हो रहा था और अब क्योंकि जो है वो वापस आ गए हैं तो फिर अब कमेटी भी जो है वो बना दी जाएगी। अब ये कमेटी किस तरह से बनेगी, कौन कौन इसके अंदर जो है वो शामिल होगा, किस तरह से जो है वो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो राब्ता करेगी और मुज़ाकरात अगर होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दो डिमांड्स उन्होंने मुज़ाकरात में सामने रखी हैं, एक तो उनका ये कहना है कि उनके जो कैदी हैं और जो असीरान हैं उनकी जो है वो रिहाई वो चाहते हैं और दूसरा उन्होंने कहा है कि 9 मई समेत जो दीगर मामलात हैं उन पर जो है वो अदालती तहकीकात के लिए एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब ये जो दो डिमांड्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्या इन पर जो है वो हुकूमत कोई लचक दिखा सकती है? क्या हुकूमत इन पर बात करने के लिए जो है वो किसी भी तरह से तैयार हो सकती है? ये मुज़ाकरात में जो है वो एक अहम सवाल होगा। बहरहाल इमरान खान ने जो है वो कॉल दे रखी है और उन्होंने इतवार तक की जो है वो डेडलाइन दी थी। आज एक अहम मुलाकात हुई है और अलीमा खान ने जो है वो आज उनसे मुलाकात की है और उन्होंने मुलाकात के बाद ये कहा कि मुज़ाकरात के आगाज़ पर जो है वो इमरान खान कॉल वापस ले लेंगे, लेकिन अभी जो है वो जेल में जो इमरान खान है उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ज़रे मुबादला ना भिजवाने की कॉल दे दी है। अब ये जो कॉल दी गई थी इससे सिविल नाफरमानी का नाम दिया जा रहा है। पहले इसके लिए जो है वो 15 तारीख तय की गई थी, लेकिन उसके बाद इसमें कुछ तौसी की गई थी। तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि हम हुकूमत को वक्त देना चाहते हैं कि हुकूमत आए और उनके साथ जो है वो मुज़ाकरात करे, लेकिन उसके साथ ही एक और डेडलाइन आ गई थी और वो इतवार तक की डेडलाइन थी और उस डेडलाइन पर जो है वो तहरीक इंसाफ का ये कहना था कि अगर इस डेडलाइन तक मुज़ाकरात नहीं शुरू होते या हुकूमत की तरफ से कोई अमली इक़दामात नहीं उठाए जाते तो फिर ये कॉल जो है वो दे दी जाएगी। अब ये मुज़ाकरात पर हुकूमत की बड़ी सियासी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस सारे प्रोसेस को किस तरह से देखती है। अभी ये मुज़ाकरात वाला मामला जहां पर खड़ा है, क्या ये आगे बढ़ सकता है या नहीं, इस पर बात करने के लिए कमर ज़मान कारी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। कारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कारी साहब सबसे पहले तो बताइएगा ये सिविल नाफरमानी की जो कॉल है, अभी उनका ये कहना है आज अलीमा खान की मुलाकात हुई है और तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये इसी तरह से जो है वो आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ हुकूमत ने अभी तक कमेटी का ऐलान नहीं किया। आपको कुछ प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं ये मुज़ाकरात के हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान या नहीं? गवर्नमेंट बहुत अरसे से कोशिश कर रही थी कि ये मुज़ाकरात हों। अभी मुझे उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात होंगे, लेकिन मुज़ाकरात को हमेशा पीटीआई ने नेगेट किया और उनकी तरफ से इनकार होता रहा, जिसके नतीजे में ये मुज़ाकरात किसी तरफ नहीं लगे। और अभी भी
सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं हुई, लेकिन इवन देन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मशरूत तो नहीं, लेकिन अगर खुले दिल से मुज़ाकरात का अमल शुरू होता है तो गवर्नमेंट को इसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये एक अच्छा अमल है, मुज़ाकरात के जरिए ही रास्ते पैदा किए जा सकते हैं, और तो कोई रास्ता नहीं। अच्छा, और ये जो इशारे मिल रहे हैं कि कमेटी बनाई जा सकती है और कमेटी जो है वो बात करेगी, आपके ख्याल में यही तरीका होना चाहिए आगे बढ़ने का, कमेटियां ही आपस में बातचीत करें, या ये मामला आपको लगता है कि इस पर बैकडोर जो है वो बात होनी चाहिए और फिर उसके बाद जो है वो इसको ऑफिशियल किया जाए? बैकडोर गुफ्तगू हमेशा होती रहती है जी, लेकिन इसके ऊपर फॉर्मल कमेटियां बन जानी चाहिए और दोनों तरफ से अपना अपना एजेंडा आइटम रख के इस पर बात करनी चाहिए। पीटीआई आज तक कंडीशंस के साथ बात करती रही है और पिछले 6 साल से उन्होंने तसलसल के साथ 2018 में जब उनकी गवर्नमेंट थी उस वक्त से लेके आज तक वो इसी एक हठधर्मी का शिकार रहे हैं। हम तो उनको उस वक्त से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करके मिल बैठ के मुल्क के मसाइल का हल निकालें। अभी वो जो कह रहे हैं वो फिर एलिज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी जुडिशल कमीशन बनाएं। क्यों? एलिगेशन क्या है? वो कहते हैं कि 9 मई को हमारे लोग थे ही नहीं, एजेंसियों के अपने लोग थे और उन्होंने ये सारा कुछ किया और हमारे ऊपर डाल दिया गया, ये फॉल्स फ्लैग किया गया है ऑपरेशन। इसी तरह वो 26 नवंबर वाले वाक़े को भी यही कहते हैं और वो अपने कौमी इदारों को एलिज कर रहे हैं कि हमारे सैकड़ों लोगों को मार दिया है, उनको पकड़ लिया गया है, उनको जख्मी कर दिया गया है, लाशें गायब हो गई हैं। तो ये जो एलिगेशन का एक दौर है, ये लगाने के बाद आप कहें कि जी नहीं अच्छा ये और सारी दुनिया देख रही है कि गलती भी उनकी तरफ से हुई है, कानून को वायलेट भी उन्होंने किया है। संगजानी में जलसा करने का कहा गया था, उनके लीडर ने इजाजत दे दी थी कर ले, फिर भी अगर कोई जिद करके वहां आता है तो हुकूमत के पास और क्या रास्ता। इसके ऊपर भी आप कहें कि नहीं ये फौज और दिफाई इदारे ही जिम्मेदार है, तो ऐसी सूरत में हुकूमत के लिए भी मसाइल खड़े होते हैं। बट इवन देन गवर्नमेंट को चाहिए। लेकिन कारा साहब अब ये आज एक तो ठीक है कारा साहब, एक तो आज मिलिट्री कोर्ट्स का जो है वो डिसीजन आया, वहां पर जो है वो मुल्जिमान को सजाएं हुई 25 लोगों को, फिर कुछ और केसेस जो कि खासतौर इमरान खान से जुड़े हुए हैं, वो इम्कान है कि पीर को 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसका भी फैसला आएगा। अब अगर ये फैसले जो आए हैं या जो आ सकते हैं, इससे ये पूरा प्रोसेस डीरेल तो नहीं हो जाएगा? पूछना मैं चाह रहा हूँ, ये जो माहौल एक आपको चाहिए होता है मुज़ाकरात के लिए, जिसमें छापे रुक जाते हैं, गिरफ्तारियां रुक जाती हैं, वो आपको लग रहा है वो होगा आने वाले दिनों में, जो मुज़ाकरात जिसमें हो सकते हैं? आज तो छापे नहीं पड़ रहे, आज तो गिरफ्तारियां नहीं हो रही। एक खास माहौल में अगर ये कहें कि हम फिर दोबारा इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे तो फिर दोबारा वो अमल होगा। मुज़ाकरात हो रहे हुए तब भी होगा, ना हो रहे तब भी होगा। और जो कोई कहे कि हम तो सिविल नाफरमानी करेंगे, तो आप सिविल नाफरमानी का मतलब जानते हैं ना, ये एहतजाज नहीं होता, ये एहतजाज से बियॉन्ड होता है कि आप गवर्नमेंट का रेवेन्यू इनकार कर देते हैं, आप अपने जो टैक्स पे करने से इनकार कर देते हैं, आप यूटिलिटी बिल्स देने से इनकार कर देते हैं। खान साहब इससे पहले ये अमल कर चुके हैं और आप लोगों को कहते हैं कि बैंकों के जरिए कारोबार ना करें, बाहर से रेमिटेंसेस ना करें। तो ये तो रियासत के फेलियर का ऐलान हो रहा होता है, ये तो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज नहीं है, लिहाजा उसकी किसी सूरत गुंजाइश नहीं बनेगी। अगर कोई ये शौक पूरा करना चाहेगा तो बहुत बदकिस्मती की बात होगी, किसी सूरत इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और कारा साहब, ये जो कंडीशंस दोनों तरफ से कुछ लोगों ने बात की है, ऑफ कोर्स कमेटी की तरफ से तो नहीं, मैं कमेटी की तरफ से तो नहीं, लेकिन जी चले जी सर। मैं ये कह रहा था कि बेसिकली शर्तों के साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, ये तयशुदा है, लेकिन मुज़ाकरात होते रहते हैं, डायलॉग होते रहते हैं, जंगें होती रहती है। हमारे खिलाफ भुट्टो साहब के खिलाफ पीएनए ने मूवमेंट चलाई थी, मूवमेंट भी चल रही थी, मुज़ाकरात भी चल रहे थे। हमारी जो मूवमेंट थी उसमें भी खान साहब के साथ भी जब मूवमेंट चल रही थी, मुज़ाकरात भी हो रहे थे। तो ये साथ चीजें चलती रहती हैं। ये जरूरी नहीं होता कि आप पहले कंडूसिव एटमॉस्फेयर बनाएं, पहले उनको अपीजमेंट की पॉलिसी में लेके जाएं, ऐसे नहीं होता ना। एक तरफ रुकती एहतजाज करने वाले अपने लहजों और लफ्जों पे काबू करते हैं, ना उसके जवाब में लहजों और लफ्जों पे काबू किया जा सकता है।
अच्छा, और क्या इंसेंटिव होगा हुकूमत के पास इन मुज़ाकरात को करने के लिए, क्योंकि ये भी बड़ा सवाल है जो पूछा जा रहा है कि अभी हुकूमत को क्या ज़रूरत है, और शायद इसी वजह से तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हुकूमत संजीदा नहीं है बात करने में। ये मुझे अफसोस है कि तहरीक इंसाफ कह रही है, जो पिछले 6 साल से गैर संजीदा है, जो आज भी, यानी उस दिन बैरिस्टर गौहर साहब ने असेंबली के अंदर जो बयान दिया वो तो ये था कि हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात जो है हों, और मुज़ाकरात जो है वो गैर मशरूत होते हैं, और बड़ा अच्छे जज्बे से उन्होंने बातें की। अगले दिन अली जफर साहब मिल के आए तो खान साहब का जवाब बिल्कुल मुख्तलिफ था। अभी भी समझ नहीं है कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन इवन देन मैं समझता हूँ कि अगर एक अच्छा जस्टर है इसका मुजाहरा करना चाहिए, और हुकूमत को स्टेबिलिटी चाहिए, हुकूमत को इंसाफ चाहिए करना, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए। पीटीआई के साथ भी इंसाफ होना चाहिए, पीटीआई को भी चाहिए कि वो भी कोई इंसाफ की कोशिश करे, सिर्फ ये नहीं कि अपनी मर्जी का इंसाफ चाहे और वो डिक्टेट करे। अगर किसी के गुमान में है कि वो डिक्टेट करके, लड़ाई लड़के, सिविल नाफरमानी करके, सारी बात समझाने के बावजूद वो समझता है कि हम तसादम करके ही मसलों का हल निकाल सकते हैं, तो करके देख ले, फिर यही हो सकता है। ठीक है। अच्छा कारे साहब, दूसरा इशू जिस पर आपसे बात करनी है वो पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान, जो मुस्लिम लीग नून के दरमियान बतौर सियासी जमातें जो है वो आप दोनों के दरमियान जो मामलात हैं, वफाकी हुकूमत की यकीन दहानियाँ तो बहुत ही, लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसा लगता है कि वो खुश नहीं है, खासतौर पर पंजाब के हवाले से, और जो पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामी मामलात है उनके हवाले से। तो क्या ये छोटे मोटे इश्यूज हैं जो वर्किंग रिलेशनशिप में जिनको आप गिनेंगे, या फिर जो है वो आपको लगता है ये इससे बढ़कर है और पीपल्स पार्टी को महसूस कराया जा रहा है कि वो अहमियत पीपल्स पार्टी को नहीं दी जा रही जो पीपल्स पार्टी को दी जानी चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम कोई नया मुतालबा नहीं कर रहे, हम तो वो बात कर रहे हैं जिस दिन हुकूमत बनी थी, हमारा एक मुआहदा हुआ था और उस मुआहदे के 25 पॉइंट हैं, उस पे शहबाज शरीफ साहब के और बिलावल साहब के साइन, उस पे अमल दरामद की हम कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और मुस्लिम लीग की तरफ से लहतोलाल से काम लेते हुए मुसलसल वक्त गेन किया गया है। अब 8-9 महीने हो गए, अब इसको मजीद 10 महीने होने को है, इसको मजीद डिले नहीं होना चाहिए। 24 तारीख को हमारी एक और मीटिंग होने वाली है, अल्लाह करे ये मीटिंग कंक्लूडिंग हो। और ये बात भी दुरुस्त है कि छोटे छोटे गिले ही बाज़ औक़ात फिर बड़े इख्तलाफात का बायस बन जाते हैं। तो हमें बहुत देर हो गई है, क्योंकि हमारी क़यादत भी शहबाज शरीफ साहब से मिली है, बिलावल साहब, हमारी कमेटियां भी मिली हैं, बार बार मिली हैं, उनकी भी सीनियर लोगों के साथ बैठ के बातें हुई हैं। तो अब मेरा ख्याल है इस मामले को सेटल हो जाना चाहिए। बाकी रहा छोटा मोटा इख्तलाफ, यानी कानून साजी के ऊपर, ये बाकी चीजों के ऊपर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर बैठ के पानी का इशू रिजॉल्व होना है, उसकी मीटिंग जल्द कर लेनी चाहिए, वो कायनी जरूरत है। और हुकूमत वक्त अगर अपने साथियों को, अपने दोस्तों को एतमाद में लेके फैसला साजी करेगी तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना हुकूमत के लिए भी और मुल्क के लिए भी नुकसानदेह होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा, और वो बात कर रहे थे पार्टी के मौक़िफ़ के हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास हुआ। इस इजलास में सिंध हाई कोर्ट के जजेस की तकरीरी समेत 4 सूबों और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तकरीरी ना हो सकी और तमाम नाम अज खुद खत्म हो गए। इस इजलास में रूल्स ऑफ मिनट्स जो है वो भी मंजूर किए गए। नए रूल्स के तहत 3 जनवरी तक दोबारा जजेस की तकरीरी के लिए नामजदगी होगी और नाम दिए जाएंगे। हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर जहाज़ अब्बासी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ उस हवाले से मजीद जानते हैं। जहाज़ बहुत शुक्रिया। क्या बात हुई है आज, और फिर ये मामला आगे क्यों चला गया है जजेस की तैनाती वाला? देखिए, असल मामला था जुडिशल कमीशन के रूल्स का, और जस्टिस मंसूर अली शाह अपने खतूत में इस बात का मुतालबा करते रहे हैं कि पहले रूल्स तय होने चाहिए। इसीलिए जो जस्टिस जमाल खान बंदोखेल की ज़ेर सदारत जो 3 रुकनी कमेटी ने रूल्स ड्राफ्ट किए थे, उन रूल्स के ऊपर पहले मुशावरत हुई और उसके बाद मामूली तब्दीली के बाद ये रूल्स जो हैं उनको मंजूर किया गया है। जो मामूली तब्दीली की गई है उसमें तो जो सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज से नामजद उम्मीदवारों के हवाले से डिटेल मंगवाने का जो मामला था, उस पे
जुडिशल कमीशन ने ये कहा है कि ये सवाबदीद होगी जुडिशल कमीशन की कि वो सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट्स मंगवाए या ना मंगवाए। दूसरा मामला मेडिकल रिपोर्ट्स का था, यानी जिस उम्मीदवार की नामजदगी होने जा रही है उसकी मेडिकल टेस्ट होना चाहिए या उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, इसको निकाल दिया गया है रूल्स में से। दूसरा मामला जो उसके बाद के जो रूल्स हैं उसको मंजूर किया गया। फिर आईनी बेंचेस का इशू था, जो आईनी बेंच 14 और 15 नवंबर को जिन्होंने काम शुरू किया था, पहली मीटिंग में ये आईनी बेंचेस जो तश्कील दिए गए थे ये 2 माह के लिए यानी 60 दिन के लिए थे और इनकी मियाद 4 जनवरी को खत्म हो रही थी, तो इसलिए उसको एक्सटेंड करने का जो मामला था उस पर गौर किया। गया 7 मेंबरान की अक्सरियत से ये फैसला हुआ है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जो आईनी बेंच है ये कंटिन्यू करेगा मजीद 6 माह के लिए। लेकिन जस्टिस जमात खान मंदोखेल ने यहाँ पे एक व्यू दिया और ये कहा कि तमाम जजेस को आईनी बेंचेस में शरीक किया जाना चाहिए, लेकिन उस तजवीज पे अक्सरियत नहीं मिली। जितने भी नाम 5 हाई कोर्ट्स के लिए आए थे उन तमाम नामों को मुतफिका तौर के ऊपर खत्म कर दिया गया है, वापस ले लिया गया है। अब जो मुतलका हाई कोर्ट्स हैं उनके जरिए से ये नाम आएंगे और 3 जनवरी को फिर हाई कोर्ट्स में जजेस की अपॉइंटमेंट के मामले के ऊपर इजलास होगा। ठीक है, और ये जो तैनाती का तरीकाकार है इस पर क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह का भी खत है और उन्होंने कहा कि जो खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट जो है वो इस सिलसिले में ना ली जाए, तो उस पर क्या बात हुई है और कमीशन की उस हवाले से क्या राय थी? देखें, बुनियादी एतराज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये है कि जो आईनी बेंच बना है या जुडिशल कमीशन बना है ये 26वीं तरमीम के तहत बना है, इसलिए पहले 26वीं तरमीम को डिसाइड किया जाए। लेकिन इसके ऊपर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी एक खत के जरिए उनको कह चुके हैं कि अब 26वीं तरमीम का जो मामला है ये आईनी बेंच ने सुनना है। तो ये एतराज तो जस्टिस मंसूर अली शाह बहरहाल उठा रहे हैं कि पहले 26वीं आईनी तरमीम को डिसाइड होना चाहिए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच है वो ये कह चुका है कि जनवरी के वस्त में हम 26वीं तरमीम के खिलाफ जो 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें हैं उनके ऊपर समाअत करने जा रहे हैं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये मौकफ रहा है कि इस पूरे प्रोसेस को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की वर्किंग को भी रोका जाए, जुडिशल कमीशन को भी रोका जाए और सबसे पहले ये डिसाइड किया जाए कि 26वीं तरमीम की फेथ क्या है, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है या नहीं है, और उसके लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। तो फुल कोर्ट तश्कील देनी है या नहीं देनी ये भी अब 3 रुकनी कमेटी 26वीं तरमीम के तहत ही जो है वो तय करेगी। राइट, बहुत शुक्रिया। जहांज़ेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद सीनियर कोर्ट रिपोर्टर बता रहे थे आज के जुडिशल कमीशन के इजलास के हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आ रहा हूं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में मुआवनत के इल्जाम में 4 कंपनियों पर पाबंदियों का मामला अभी भी जेर बहस है। आज पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने एक मरतबा फिर अमरीकी इल्जामात को बेबुनियाद, गैर मंतकी और तारीख से लाइल्मी पर मबनी करार दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बगैर सबूत हालिया इल्जामात 2 तरफा ताल्लुकात के लिए मुआवन साबित नहीं हो सकते। तर्जुमान ने यह कहा कि 1954 से पाकिस्तान और अमरीका के मुस्बत और वसी ताल्लुकात रहे। पाकिस्तान ने कभी भी किसी शक्ल में भी अमेरिका के लिए बुरे इरादे का मुजाहरा नहीं किया। उनका यह कहना है कि स्ट्रेटेजिक सलाहियतें दिफा और जनूबी एशिया में अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। पाकिस्तान अपने काबिल भरोसा कम से कम दिफा के हक से दस्तबरदार नहीं होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान खतरात को मद्देनजर रखते हुए अपनी दिफाई सलाहियतों के हक से भी दस्तबरदार नहीं हो सकता। देखिए इस मामले पर आगे क्या होता है। नई आने वाली अमेरिकी इंतजामिया को भी इस मामले को जो है वो देखना है और इस हवाले से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात क्या रुख इख्तियार करते हैं या आने वाली अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन जो इक़दाम उठाती है या इन पाबंदियों के हवाले से जो वो फैसला करती है इनको जारी रखते हैं या नहीं, उस पर जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका की इस नई रिलेशनशिप का भी इन्हिसार होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।